हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रुति एंड आई एम बीएसटी एजुकेटर। एज़ हमारा परसों 28 मार्च को बीएसटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थोड़े से ट्रिक्स आपको मैं बताना जा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, फॉर श्योर सीबीएसई हमेशा अपने क्वेश्चंस में पूछता है। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो मैं आज बता रही हूँ और 3-4 टॉपिक मैं आपको कल बताऊँगी। पहला टॉपिक, एक टॉपिक जो है वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हमेशा फॉर श्योर एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो 3 में आए, चाहे 4 मार्क्स में आए या फिर 6 मार्क्स में आए। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इन आर केस स्टडीज। सबसे पहले डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज़ कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुई है। अगर अथॉरिटीज़ ए से बी तक आई हैं, मींस सीईओ ने अपने डिपार्टमेंटल हेड को अगर कोई अथॉरिटी दी है, तो इट मींस वो डेलीगेशन है। और अथॉरिटी में हमेशा अथॉरिटी विल बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितना आपको काम दिया गया है उससे ही रिलेटेड अथॉरिटी दी जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन में सीईओ ने अपना काम डिपार्टमेंटल हेड को दिया और डिपार्टमेंटल हेड ने अपने नीचे एग्जीक्यूटिव्स को काम दिया। तो यहाँ पर हम द अथॉरिटीज़ हैं ए से बी और बी से सी तक ट्रांसफर हुई हैं, इट इज़ अप टू द लोअर लेवल्स, दे हैड सिलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा। Delegation में authorities are multiplied by only two, that is from A to B, and in decentralization authorities are multiplied by many, that is A, B, C, D up to the lower levels. एक और कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको ध्यान में रखना है आइडेंटिफाई करते समय डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्शन कितना है। डेलीगेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, मीन्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, द कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग देम द फुल ऑटोनॉमी। इसमें अथॉरिटीज सिर्फ काम से रिलेटेड दी गई हैं, जितना काम दिया गया उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन है कि दे आर हैविंग फुल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन। तो अगर आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक हुई है, ए टू बी, तो ये डेलीगेशन, ए टू बी टू सी डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अथॉरिटी है तो एक ए टू बी में, बट बी को फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया है। लाइक सीईओ ने एक मैनेजर रखा अपने नीचे, उसको जो है उसके काम उसको पसंद आया और उसने क्या किया, उसको अपने दूसरे ब्रांच का हेड बना दिया एंड ही इज़ गिविंग फुल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है तो अथॉरिटी ए से बी, पर उसमें बी को फुल इंचार्जशिप दी है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो आई होप आप इन दोनों को समझ पाएंगे कि कैसे हमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है मोटिवेशन होगा या लीडरशिप होगा, जो कि हमारे चैप्टर 7 से है। मोटिवेशन और लीडरशिप में भी एक थिन लाइन का डिफरेंस है। मोटिवेशन तब लिखेंगे जब केस स्टडी में एक वर्ड गिवन हो, दैट इज द वर्क इज टू बी डन इन अ डिजायर्ड मैनर बाय द वर्कर्स, दैट इज वाई दे आर गिविंग द वेरियस इंसेंटिव्स। तो जब वर्ड लिखा हो डिजायर्ड मैनर, तो हमें लिखना है मोटिवेशन। लेकिन अगर एक वर्ड लिखा हो कि द वर्कर्स हैव टू स्ट्राइव विलिंगली टू अचीव द टास्क, तो यहाँ पर होगा लीडरशिप। मोटिवेशन में हम कुछ इंसेंटिव्स देकर, कुछ भी हम उनको प्रलोभन देकर हम अपने काम को करवाते हैं, मींस मैनेजर्स अपने काम को करवाते हैं। लेकिन लीडरशिप में लीडर सिर्फ उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करके। और यहाँ जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, हम ऐसा काम करते थे, तो ऐसे ही हम वो चाहते हैं कि हम भी उस तरह से बिहेव करें। तो दैट इज़ वाई लीडरशिप और मोटिवेशन दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। लीडरशिप में वी आर ओनली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर बाय शेयरिंग द पास्ट एक्सपीरियंस, इसके लिए लाइन है स्ट्राइव विलिंगली। और मोटिवेशन होता है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, मतलब हमें उनको प्रलोभन देना है। तो इस केस में हमें जो आंसर लिखना है ताकि वो डिजायर्ड मैनर में काम करे, तो इसलिए वहाँ पर हम आंसर लिखेंगे मोटिवेशन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है लीडरशिप और मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करने का। एक और कॉन्सेप्ट है जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 12, जो है कि हम कौन सा राइट लिखें, राइट टू बी हर्ड लिखें या राइट टू सीक रिड्रेसल लिखें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कंप्लेनेंट कंप्लेंट करेगा इन द कंज्यूमर कोर्ट अपने हक के लिए, तो वहाँ पर जो और कंप्लेंट जो कंपनी है उसकी बात सुनेगी, तो वहाँ पर राइट टू बी हर्ड होगा।
अगर ये लिखा है कि कंपनी ने कोई अपॉलॉजी लेटर दिया है, कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है कि हम अपना गलती मानते हैं, हम आपसे अपॉलॉजी मानते हैं और हम अपनी गलती को जल्दी सुधार लेंगे, तो उस केस में सिर्फ राइट टू हर्ड होगा। वहाँ पर आपको राइट टू सीक रिड्रेसल नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला है। अपॉलॉजी लेटर हो गया या कोई प्रॉमिस टू पे करना हो गया, ये कंपनसेशन नहीं है। राइट टू सीक रिड्रेसल तब लिखना है कि जब कंपनी ने उसको कंपनसेशन दिया हो, कोई रिफंड दिया हो, रिप्लेस किया हो, विड्रॉ किया हो, कुछ भी ऐसा किया हो और वो कर दिया है, तभी हम राइट टू सीक रिड्रेसल लिखेंगे। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई कौन सा राइट ओवरलुक हुआ है या वायोलेट हुआ है। तो जो राइट को नहीं माना गया तो उसमें हम लिखेंगे, जो भी राइट आपको क्वेश्चन में लिखा है जो नहीं माना तो लिखना है। लेकिन अगर लिखा है कौन सा राइट एक्सरसाइज किया, तो कौन सा फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, तो वो लिखना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक आजमाते हैं। तो ये आज के 3 टॉपिक्स हैं। एक तो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एक है राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल का कॉन्सेप्ट, और थर्ड हमारा क्वेश्चन था, वो आप बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।